जितने मुंह उतनी बातें। बजट 2023-24 को लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है चुनावी बजट, तो कोई कह रहा है लुभावना बजट। अब बजट कैसा है ये कोई भी जो टेक्निकल साउंड है वही व्यक्ति बता सकता है। एक आम व्यक्ति तो केवल अपने तरह सोच सकता है और अपने ही सोच के मुताबिक बता सकता है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं बजट 2023-24 की। हम लोग आए हैं फाइनेंस एडवाइजर आर.के. सिंह जी के पास और उनसे जानेंगे बजट की बारीकियां। नमस्कार। देखिए, जो बजट आया है ये एनुअल बजट होता है। एनुअल बजट ये होता है कि इस आने वाले साल में, नेक्स्ट ईयर में, मतलब जो 23-24 है, कितना पैसा कहां से आएगा और वो पैसे का इस्तेमाल क्या किया जाएगा। फिस्कल डेफिसिट लगभग 5.9% टारगेट रखा गया है, वो एक ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैपेक्स बढ़ाया गया है इस साल 33% का। ये कुछ इनकम टैक्स में रिलीफ दिया गया। अब बजट की सीमाएं भी कम हो गई हैं। रेल बजट मर्ज कर दिया गया, जीएसटी से बाहर हो गया, क्योंकि जीएसटी मेजर इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसके लिए काउंसिल अलग से समय समय पर डिसीजन लेती है। तो इसमें केवल इनकम टैक्स रह जाता है जहां तक टैक्सेशन पॉइंट है, और थोड़े बहुत अदर, जैसे सिगरेट पे कालामिटी कंटीजेंसी फंड लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है, तो इसमें टैक्सेशन का तो स्कोप कम होता है। इनकम टैक्स में केवल रिलीफ होता है। कुछ इनकम टैक्स में हायर टैक्स पेयर को रिलीफ दिया, 42.5% से 39.5% पे ले आए हैं टोटल मैक्सिमम टैक्सेबल वैल्यू। मेरा विचार यह है, इस टैक्स को, इस बजट, किसी भी बजट को हमें पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए। हमें बजट देश की जरूरत के हिसाब से बना नहीं बना, उस एंगल से देखना चाहिए। अच्छा, हमारे देश की समस्या क्या है सबसे बड़ी। अच्छा सिंह साहब, रोकना चाहूंगा। जो इस बार इनकम टैक्स का जो स्लैब बढ़ाया गया है उससे सीधा सीधा एक आम व्यक्ति जुड़ा हुआ है, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि एक आम व्यक्ति को कितना बेनिफिट मिल रहा होगा? देखिए, जो टैक्स का रिलीफ है, पहली बात तो ये गलतफहमी में मत रहो कि इसलिए टैक्स रिलीफ ओरिजिनल जो हमारा शुरू का टैक्स सिस्टम था उस पर है, ये न्यू रिजीम पर है। न्यू रिजीम में कोई डिडक्शन रिबेट नहीं है। अब केवल इसमें एक अच्छी बात है, 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया सैलरी के लिए। जो आप एटीसी की रिबेट थी, एटीसीसी डिबेट डी की रिबेट थी, एटीडी की रिबेट थी, वो केवल फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए नहीं होती। हमारे कंट्री का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत वीक है। इसकी वजह से जनता को खुद ही अपना सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना, तो इसकी वजह से ये फोर्स्ड सेविंग हो जाती थी, जो जब आदमी जॉबलेस रहता है, बुढ़ापा रहता है, तब काम आती है। अब हमारे कंट्री में तो कोई, आज आप नौकरी कर रहे हैं यंगस्टर्स, आप कहते हो वो पैसा खर्च करना चाहता है जी, ज्यादा पैसा हाथ में देके, लेकिन उसी यंगस्टर की जब जॉब नहीं रहेगी या हायर एज आएगी, जब लाइबिलिटी ज्यादा रहेंगी, उसकी कैपेसिटी टू अर्न कम होगी, तब उसके पास क्या सेविंग होगी, उसकी व्यवस्था वीक हो गई है। हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, प्राइवेट करना पड़ता है सब आदमी को काम जो करना पड़ता है। अब प्राइवेट जब करना पड़ता है तो हैवी खर्चा होता, उससे बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये टैक्स की रिबेट केवल रिबेट ही नहीं दिलाती थी फाइनेंशियल, एक आदमी को पुश करती थी टू टेक दी हेल्थ इंश्योरेंस। वो पुश खत्म हो जाएगा। जी सिंह साहब, आपने कई बारीकियां बताई हैं, लेकिन अभी भी एक आम व्यक्ति की तरह मैं अगर जो आपसे पूछूं कि न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम अगर जो हम देखें तो कौन सा बेहतर है? देखिए, दोनों टैक्स रिजीम में डिफरेंस है। ओल्ड टैक्स रिजीम एक डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमी के लिए अच्छा है, एक डेवलप्ड कंट्री के लिए न्यू टैक्स रिजीम है। अगर आप ध्यान से इस बजट को देखो तो आप ये पाओगे, ये बजट एक डेवलप्ड कंट्री की तरह बनाया है हमने। हमारे कंट्री की बहुत बड़ी पॉपुलेशन 25,000 से कम कमाती है। खुद सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ लोग 2 टाइम का खाना नहीं बचा पा रहे हैं। उन व्यक्तियों को इसलिए कैसे सक्षम बनाओगे कि वो 2 टाइम का खाना खुद बना, खरीद के खा सकें, सरकार के ऊपर निर्भर न रखे, उसकी व्यवस्था की बात करनी चाहिए। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, भारत को इस समय हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सख्त जरूरत है, जो कमजोर है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट क्या आता है कि जिस टाइप की इंडस्ट्री लगती है उस टाइप की लेबर हमारे पास क्वालिफाइड नहीं होती, तैयार नहीं होती।
तो उसका कोऑर्डिनेशन और मैचिंग करने की जरूरत है, जो कि मिसिंग है। यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत है। आज भी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट का है वो वही है जो 50 करोड़ की पॉपुलेशन पर था। यानी आप स्किल इंडिया पर सवाल उठा रहे हैं नहीं, सवाल नहीं उठा रहे हैं किस इंडिया पर। कि जिस तरह से भाई स्किल इंडिया का क्या पर्पस है? स्किल इंडिया का पर्पस ये है कि हम अपनी लेबर को स्किल्ड करें, ठीक है। और दूसरा, जैसा कि अभी आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को खाना देने का सरकार दावा कर रही है, तो क्या ऐसे विश्व गुरु देश बन पाएगा? देखिए, बजट ऊपर से पैसा डाल रहा है, नीचे से पैसे की व्यवस्था कहां है? स्किल इंडिया पर सवाल नहीं उठा रहा। स्किल इंडिया अच्छा कदम है, बढ़िया कदम है, स्किल इंडिया में कोई परेशानी नहीं है। स्किल इंडिया एक एडिशनल स्टेप है, अच्छा स्टेप है, लेकिन वो स्किल इंडिया का अगर आप उसका कन्फिग्रेशन देखेंगे तो आपको मैच करता हुआ नहीं मिल पा रहा। केवल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्किल डेवलपमेंट से काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ बहुत स्किल्स हैं जो इस 80-90 करोड़ की पॉपुलेशन को आने की जरूरत है। उसमें ये पॉपुलेशन कमजोर है, उसको मजबूत करने की जरूरत है, वहां ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, बीजेपी ने देखो बजट इस सरकार ने जो बनाया है, इस सरकार को ये मालूम है कि इसे इलेक्शन बजट बनाने की जरूरत नहीं है। इसको श्योर शॉट लग रहा, बड़े अच्छे से बड़ी अच्छी मेजोरिटी से सरकार आराम से आ जाएगी, तो इसको कोई जनता लुभावना बजट बनाने की जरूरत भी नहीं थी। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छी बात है, आपने बनाया, आपने कैपेक्स बढ़ाया, लेकिन कैपेक्स कहाँ लग रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ऊपर से लोगों की आमदनी बढ़ाने का जरिया क्या है? इस कैपेक्स से कॉमन मैन की आमदनी इतनी नहीं बढ़ती है जितनी की बड़े बड़े धनाढ्यों की बढ़ती है। भारत में सबसे बड़ा इशू क्या है? लोगों का हेल्थ इशू है, अंडर माल न्यूट्रिशन है, अंडर नरिशमेंट है, लैक ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन आदमी एमए बीएससी एमएससी कर देता है, पता चला इतना पैसा लगा कर पढ़ता है, कोई स्किल उसके पास होती नहीं जो उसे प्राइवेट जॉब मिल सके। सरकारी जॉब खत्म हो गई है। एक तीसरा इशू सबसे बड़ा जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारा एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे कंट्री में, वो जनता के सामने चैलेंज ये है कि वो कैसे अपनी आमदनी बढ़ाए। आप कहते हो नौकरी नहीं है, स्वरोजगार करो। अब स्वरोजगार कैसे करें? प्रोडक्ट की जगह प्रोसेस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो आप मुद्रा लोन है, आप बताइए मुद्रा लोन का परफॉर्मेंस क्या है? जस्ट सी दैट। मैं कहता हूं उस मुद्रा लोन को देने की प्रोसेस को बढ़िया बनाओ। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च कर रही है, इनकी प्रोसेस मजबूत करने की जरूरत है, सो दैट रियल बेनिफिशियरी इसको क्लेम कर पाए, गलत आदमी क्लेम ना कर पाए। बिल्कुल सही मुद्रा कहा। लोन से उभर के कितने लोग आए हैं? गवर्नमेंट का भी डाटा दे कि इन्होंने 36 करोड़ 34 करोड़ कितने मुद्रा लोन बांटे हैं, वो मुद्रा लोन में से कितने लोगों की इनकम इतनी बढ़ गई है, ये भी तो डाटा पब्लिश होना चाहिए। अच्छा सिंह साहब, इस बजट में जो हमारे देश की रीढ़ है, यानी अगर जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से देखें, युवा, और इस वक्त भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, ठीक है। चाइना भी बहुत पीछे हो गया, जापान तो बहुत ही ज्यादा पीछे। तो युवाओं के लिए इस बजट में आप क्या देख रहे हैं कि क्या है इस बजट में? देखिए, स्टार्टअप जो है युवाओं के लिए अच्छी चीज है। जो एग्रीकल्चर पर गवर्नमेंट ने किया वो भी स्टार्टअप अच्छा किया। हमारे एग्रीकल्चर को आप एक मजबूरी की जगह बिजनेस में कन्वर्जन की जरूरत है। मुझे लगता है स्टार्टअप इसमें काफी मदद करेगा, लेकिन एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन के लिए इसमें कुछ और करने की भी जरूरत है। अभी गवर्नमेंट ने रिसर्च इंस्टीट्यूट भी सेटअप करने की बात करी है, बड़े स्टेप भी ले रही है, लेकिन वो क्विकली कैसे उसको करेगी, इसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा पता नहीं। अभी बजट की हमने बहुत सी डिटेल्स पढ़ी भी नहीं है, जी। तो हो सकता है बहुत सी अच्छी चीजें और निकल के आए, हमें पॉजिटिव रहना अच्छा, चाहिए। हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है जीडीपी में बहुत कम हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है एग्रीकल्चर पे। तो उसमें आप क्या देख रहे हैं कि बजट में क्या होना चाहिए था, वो हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, एग्रीकल्चर में इनपुट की कॉस्ट कैसे कम करेंगे आप? उसकी कॉस्ट कम करने की व्यवस्था तो नहीं हुई। हाँ जी। दूसरी बात, आउटपुट की उसकी कैसी प्राइसिंग ज्यादा होगी, फिर कॉमर्शियल फार्मिंग में कैसे शिफ्ट किया जाएगा, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। एक अकेला बजट इसमें नहीं कर सकता, उसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बजट बनाना पड़ेगा। लेकिन बजट में दूसरे बजट में कुछ चीजें मिसिंग हैं, जैसे 100 स्मार्ट सिटी में क्या स्टेप, क्या परफॉर्मेंस आज की डेट में सरकार को बताना चाहिए। इतने स्मार्ट सिटी इतनी लेवल पर बन गए हैं, अगले 20 साल में 5 बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे, ये बजट उस पर कितना काम करेगा, ये भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए। अच्छा, ये मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा बहुत बड़ा है,
लेकिन इससे जुड़ा हुआ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी है, क्योंकि अगर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मजबूत होगा तभी तो एग्रीकल्चर को हम डेवलप करके और लोगों तक सेक्टर भी है, क्योंकि अगर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मजबूत होगा तभी तो एग्रीकल्चर को हम डेवलप करके और लोगों तक जो है अपने प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी कुछ अच्छा किया है? लॉजिस्टिक पे अच्छा किया है जी। इन्होंने, लॉजिस्टिक पे अच्छा काम किया है, वेयर हाउसिंग पे अच्छा काम चल रहा है। जी। वो काम तो सरकार कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और उस पर सब काम अच्छा हो रहा है। बेसिक बात यह है कि किसान का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की प्राइस अच्छी कैसे मिले। हाँ। आज समय आ गया है, भारत कोर्स जो मटेरियल है, कोर्स जो सीरियल्स हैं, ये सीरियल्स इंपोर्ट कर ले और यहाँ एक कॉमर्शियल खेती शुरू करे। उससे हमारा किसान की आमदनी बढ़ी होगी और रिच बनेगी। अच्छा, उस पर काम करने की जरूरत है। आपने किसानों की आमदनी की बात की, आपको याद होगा टारगेट था गवर्नमेंट का कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करना। तो आप देख पा रहे हैं कि नहीं, किसानों वो की तो कुछ नहीं हो पाया। देखो, जी। इसलिए सरकार को सामने आने की जरूरत है, कैसे करा जाएगा। और दूसरी बात, जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई पे कैसे लगाम लगे, बेरोजगारी कैसे दूर हो, इस बजट ने उसका आंसर नहीं दिया। वो बड़े सख्त जरूरत है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी, चलो आय और व्यय की बात, कैसे कमाना है, कैसे क्या करना है, ये सब चीजें अलग। लेकिन आपने कोरोना काल देखा है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप क्या पा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए इस बजट में? नहीं, इस बजट में कोई ऐसा स्पेशल अभी तक तो मुझे कदम दिखा नहीं है। भाई, गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं करे कि इतने नए हॉस्पिटल बनाएंगे या इतने मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। ऐसी तो कोई बात इस बजट में अभी तक मेरे को, हो सकता है डिटेल में हो, कैपेक्स में कहीं लिखा हो, लेकिन लग नहीं रही। देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक ही था, उसके बाद बड़े सारे हॉस्पिटल्स को मेडिकल साइंस एम्स का नाम दे दिया गया। लेकिन अभी एम्स के जो टेस्ट के क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो एम्स में ही नहीं है, एम्स को भी बाहर से डॉक्टर लेने पड़ते हैं जी। आपके पास। हॉस्पिटल केवल बिल्डिंग से नहीं बनता, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से बनता। उस लेवल की क्या एम्स की एजुकेशन की सीटें कितनी बढ़ा रहे हैं, वो सब तो है नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से। और एम्स के इक्विवेलेंट हॉस्पिटल नाम दे देने से नहीं चलेगा, बनाने पड़ेंगे और अच्छे बनाने पड़ेंगे। एम्स के अलावा दूसरे नाम से बनाओ, अच्छा, बढ़िया हॉस्पिटल बनाने सिंह पड़ेंगे। साहब, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। एक्चुअली आपने देखा होगा एक आम जन में धारणा बनी हुई है, जब उनकी सरकारी नौकरी लगती है तो बड़े खुश होते हैं लोग, लेकिन बच्चे को या अपने मरीज को जब हमें सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल में भेजना पड़ता है तो नाक चढ़ जाती है, मुंह बन जाता है। लोग चाहते हैं कि हम सरकारी स्कूल में ना भेजें, सरकारी अस्पताल में ना जाएं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या मैं इस बजट में लग रहा है कि आपने इसको बड़ा अच्छा जी। सवाल बताया, उठाया है। देखिए, जब कैपेक्स की बात करते हैं, आज हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ से पहले एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फीचर रिच करना पड़ेगा। जैसे स्कूल हैं, स्कूल में आपको स्मार्ट बोर्ड लगाने पड़ेंगे। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। स्कूल्स में बढ़िया रूम्स बनाने पड़ेंगे, फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, टीचर्स के ट्रेनिंग पर खर्च करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, चाहे रेल का है, जी। कम्युनिकेशन का, इसको कैसे स्ट्रेंथ करे जाएं। आज की डेट में दूसरे डाटा सेंटर के बड़े आजकल स्कीम निकल रही, नोएडा में निकाला। लेकिन ये डाटा सेंटर जो गवर्नमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही है, इसके लिए ये प्राइवेट सेक्टर पर क्यों डिपेंड कर रही? सारा सरकार को खुद कदम उठाना चाहिए, ताकि आप एक डाटा सेंटर नोएडा में लगाएंगे या उसको दूर राजस्थान में लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी। यहाँ महंगी जमीन पे डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों लग रहा, सस्ती जमीन पे डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगे। सिंह साहब, एक और सवाल है डाटा से ही। आजकल कहा जा रहा है कि डाटा सस्ता आटा महंगा, तो क्या इस बजट में कुछ ऐसा है कि आटा भी सस्ता हो रहा हो? नहीं, वो सस्ता नहीं होगा। देखो, ये तो समय का डिजिटल वर्ल्ड हो रहा, तो डाटा सस्ता आटा महंगा तो हो गई, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। ये एक इंटरनेशनल नीड है। जी। अमेरिका में भी जाएंगे तो आपको बड़ी कारें सस्ती मिल जाएंगी और जी। पानी और खाना बड़ा महंगा मिलेगा। जी। ये तो डेवलप हो रही इकोनॉमी, ये तो इसका पार्ट होता है कि जो बेसिक कंजम्पशन की चीजें वो थोड़ी कॉस्टली हो जाती हैं, लेकिन साथ में उन कंट्रीज में लोगों की आमदनी बढ़ा दी जाती है। जी। वो हमारे यहाँ मिसिंग है। हमारे तो बॉटम जो है पॉपुलेशन का, लाइन में आखिरी खड़े हुए आदमी को ऊपर उठाना, केवल उसको अनाज देके उसका पेट भर देने से काम नहीं चलेगा। वो भी जरूरी है, वो कोई अच्छा स्टेप है, वो कोई गलत नहीं है। लेकिन वो आदमी, ये 80 करोड़ अनाज लेने वाले आदमी हमारे को इस लायक बन जाए कि और लोगों को अनाज खिला पाए, तो वो इनकम कैसे बढ़ेगी?
इनकम ऑगमेंट करने का जो लोअर तबका है उसका अरेंजमेंट नहीं है। ये हमने एट द मर्सी ऑफ बिग इंडस्ट्री छोड़ दिया कि कैपेक्स होगा, बड़े बड़े वो बनेंगे ट्रांसपोर्टर, बड़े बड़े हब बनेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्री बनेंगे, लेकिन उसमें तो वो कंप्यूटराइजेशन डिजिटल वर्ड्स है, वो एम्प्लॉयमेंट कितना दे देंगे? एम्प्लॉयमेंट के लिए जरूरी है जो हमारा मिडिल लेवल और लोअर लेवल का आदमी है। एमएसएमई में कहने को एमएसएमई एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, सरकार ने काम किया है, जो क्रेडिट लाइन एक्सटेंड कर रही है उसका रियल यूज नहीं हो रहा ना, वो भी तो देखे। तो मैंने कहा ना, प्रोडक्ट के साथ साथ गवर्नमेंट को प्रेशर पे भी काम करना, प्रोसेस पे भी काम करना पड़ेगा। हो सकता है आगे हमारी वित्त मंत्री इस चीज पर बात करें और आगे चीजें लेके आए। अच्छा, तो आपने देखा होगा कि जो खाने पीने की चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो जिस तरह से अभी इनकम टैक्स रिजीम में चेंज करके 7 लाख रुपए तक की कैपिंग की है, तो क्या ये इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगी? देखिए, अब ये बात है, मैंने अभी कहा कि ये न्यू टैक्स रिजीम डेवलप्ड इकोनॉमी का, डेवलप्ड इकोनॉमी में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता जी। हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ही नेग्लिजिबल है। आदमी को सेल्फ सस्टेन, आप बताइए, एक दुकानदार बाजार में बैठा दुकान कर रहा, कल को उसको कुछ हो जाए, उसके बच्चों के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है? उसके कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है? कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये जो हम फोर्स सेविंग होती थी और डिफरेंट स्कीम्स होती थी, उससे जो नए टैक्स रिजीम पे आ रहे हैं, ये रिबेट एक लुभावनी रिबेट है। साथ साथ इस रिबेट का आउटकम ये होगा कि आदमी के पास कैश ज्यादा होगा टू स्पेंड इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि वो महंगी चीजें खरीद पाएगा, तो उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, उसकी सेविंग को हटा के वो कंजम्पशन पे जा रहा है, कॉमन मैन। तो बेसिकली जो पैसे वो बुढ़ापे के लिए बचा रहा था, लड़की की शादी के लिए बचा रहा था, अपने बुढ़ापे में मकान के लिए बचा रहा था, वो उस पैसे को डेली उसमें खर्च कर देगा। देखिए, विदेश में मकान लेना, गाड़ी लेना, शादी, इस सब का खर्चा कम होता है बहुत। हमारे यहाँ ये खर्चे अपनी आप एक तरफ तो अपनी ट्रेडिशनल कल्चर की बात करते हैं, आप एक तरफ तो अपने पुराने जमाने की सभ्यता और संस्कृति को वापस लाना चाहते हैं। हमारी देश की जनता अध्यात्म और धार्मिक तरफ बढ़ रही है, तो हम उस डेवलप वेस्टर्न इकोनॉमी के हिसाब से अपनी बजटिंग कैसे कर सकते हैं? अगर हम एक तरफ अध्यात्म और धर्म आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अगर हम धार्मिक लोगों को बनाना चाहते हैं, तो लोगों को उसी तरह का बजट भी देना पड़ेगा। बजट आप दे वेस्टर्न यूरोप अमेरिका के हिसाब से, और लोग चाहे उस तरफ, उसमें आज समस्या नहीं आएगी, आज सब बजट अच्छा कहेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद इसके दूरगामी परिणाम जो है उसको भी सोचना होगा कि जो युवा अपनी सेविंग नहीं करेगा, जो युवा 40 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर कहाँ पसंद करता है 40 साल से ऊपर के आदमी, तो जो बुढ़ापा आ जाएगा, आदमी की लॉन्जिविटी बढ़ रही है, आदमी 70, 75, 80 तक रह रहा, पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों की खत्म हो गई है, एनपीएस पे भी रिबेट नए टैक्स रिजीम में नहीं है। जब पेंशन नहीं होगी, उस पर कोई फंड नहीं होगा, तो कैसे होगा अगर वो सेविंग नहीं करेगा? तो मेरा ये कहना है, लोगों के बुढ़ापे का इंतजाम सरकार को सोचे, या सरकार ऐसी स्कीम बताए कि खुद लोग सोशल सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप कर पाए। वो चीज नए रिजीम में शिफ्ट होने का नुकसान है। देखिए, जो नया टैक्स रिजीम है